क्योंकि अगर अभी क्लास से बाहर गए तो फिर इतना ही पसीना, सब पानी निकल जाता है शरीर का, समझे? हाँ पढ़ाएंगे, बोले हैं तो निकालिए प्रस्तावना, लगाइए जैसे भी लगाना है लगाइए, आगे प्रस्तावना पढ़ाएंगे। चलिए आप लोग जाइए घूमिए, हम पढ़ा रहे हैं। दिखाई दे रहा है जी? आए? नहीं दे रहा है? बड़ा हो सकता है, अब दे रहा है दिखाई, अब नहीं दे रहा है तो और हम बड़ा कर सकते हैं। दे रहा है? पीछे वाले भाई जी लोग दे रहा है ना? चलिए ठीक है, सुनिए। अब तो हम लोगों को जो आगे पढ़ना है, संविधान की प्रस्तावना के विषय में आगे हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, आपको संविधान सभा, आप सब लोग जानते हैं, संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। जिस संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया, उस संविधान सभा के समक्ष, उस संविधान सभा के समक्ष संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। पंडित नेहरू ने जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा, इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया। स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया। स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद के वर्षों में जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर क्या बना? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। और देखिए, जब भारत का संविधान लागू किया जा रहा था, देखिए अपने में इधर उधर मत कीजिए, पानी मिल बांट के पी लीजिए, सबको पीने दीजिए, ठीक है? तो सबको दीजिए 2-2 घोंट, एक वो मत पी जाइए। अपना अपना बोतल लेकर काहे नहीं आते हैं? अजीबो गरीब हाल है आप लोग का। चलिए अब देखिएगा, आप सुनिए ना, आपको जब भारत का संविधान लागू हो रहा था तो संविधान लागू करने के क्रम में संविधान सभा के सदस्य उहापोह की स्थिति में थे।
ऊहापोह की स्थिति में थे, इसका क्या मतलब है? ऊहापोह की स्थिति में इस बात को लेकर थे कि प्रस्तावना को लागू किया जाए या प्रस्तावना को लागू ना किया जाए, प्रस्तावना को लागू किया जाए या प्रस्तावना को लागू नहीं किया जाए, इस बात को लेकर असमंजस में था संविधान सभा का सदस्य। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, प्रस्तावना को लागू किया जाए या ना लागू किया जाए, इस बात को लेकर संविधान सभा के सदस्य ऊहापोह या असमंजस की स्थिति में था। लेकिन अंततः संविधान सभा के सदस्यों ने यह फैसला लिया कि भारत के संविधान के लागू होने के साथ साथ प्रस्तावना को भी लागू कर दिया जाए, और फिर प्रस्तावना को भी लागू किया गया। और कहा जाता है संविधान लागू करने के क्रम में, संविधान लागू करने के क्रम में सबसे अंतिम में प्रस्तावना को लागू किया गया। आज तक यह प्रश्न पूछा नहीं है कि संविधान लागू करने के क्रम में सबसे अंतिम में संविधान के किस प्रावधान को लागू किया गया है, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि संविधान लागू करने के क्रम में सबसे अंतिम में किस प्रावधान को लागू किया गया है। उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। क्या उत्तर हो जाएगा? प्रस्तावना। इतना बात क्लियर है? अब प्रस्तावना, अगर प्रस्तावना की बात करें तो एक प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर कितने देशों का प्रभाव देखने को मिलता है। एक प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है। तो एक प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर कितने देशों का प्रभाव प्रस्तावना पर देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। यह जो प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 देश। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 4 देश। अब 4 देश कौन कौन? तो जो 4 देश कौन कौन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और फ्रांस। रूस और अब प्रश्न यह उठता है कि इन 4 देशों से, प्रश्न यह उठता है कि इन 4 देशों से कैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रभावित है। इन 4 देशों से कैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रभावित है, बताते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा आप। एक नंबर में है अमेरिका। अमेरिका अमेरिका के विषय में यह मान्यता है क्या, यह सच्चाई है कि विश्व का प्रथम देश अमेरिका हुआ जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का प्रथम देश कौन हुआ
जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अमेरिका। बाद के वर्षों में अमेरिका का अनुसरण करते हुए विश्व के अन्य देशों ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया और भारत भी उन्हीं देशों में शामिल है जो अमेरिका का अनुसरण करते हुए अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। तो अमेरिका का अनुसरण करते हुए, जैसे मान लिया जाए आपके परिवार में कोई दरोगा बन गया, आपके परिवार में कोई दरोगा बन गया, तो फिर आप चाहते हैं ना कि हम भी बने? नहीं चाहते हैं। ऐसा होता है ना जी, देखा देखी ही तो सब चीज होता है, समझे? तो इसलिए अच्छे लोगों के संसर्ग में रहिए, पढ़ने लिखने वाले लोगों के संसर्ग में रहिए, कि पढ़ने लिखने वाले लोग के संसर्ग में अगर आप रहेंगे, वो पढ़ेगा लिखेगा, उसका अगर हो जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं हमको भी पढ़ना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए। ऐसा होता है, ठीक है? तो अमेरिका का अनुसरण करते हुए विश्व के लगभग सभी देशों ने, विश्व के लगभग कुछ देशों ने, सभी देशों ने नहीं, सॉरी, विश्व के सभी देशों ने नहीं बल्कि विश्व के कुछ देशों ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया और अमेरिका का अनुसरण करते हुए ही भारत ने भी अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल। पहली बात यह। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से कैसे प्रभावित है, अभी तुरंत बताए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है, वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है, यानी जिस प्रकार की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया की है, उसी प्रकार की भाषा भारतीय संविधान की प्रस्तावना की है। फिर इसके बाद रूस से कैसे प्रभावित है? देखिए यहां पर अब आप समझिएगा, यहां पर रूस और फ्रांस से कैसे प्रभावित है इसको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आप जानिए। प्रस्तावना से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, प्रस्तावना से संबंधित एक प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, और कितने प्रकार की समानता, कितने प्रकार की समानता और कितने प्रकार के बंधुत्व की चर्चा की गई है। बंधुत्व की चर्चा की गई है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की चर्चा की गई है। तो अब देखिए इसका उत्तर होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। कितने प्रकार के न्याय? 3। स्वतंत्रता 5, समानता 2, बंधुत्व 1। अब जो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, वो कौन से 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है? सामाजिक न्याय,
आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और राजनीतिक न्याय। इसके बाद 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा है। तो जो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता की चर्चा, यही 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा है। फिर अगर समानता की बात करें तो 2 प्रकार के समानता की चर्चा है। जो 2 प्रकार के समानता की चर्चा है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और बंधुत्व, एक भाईचारा स्थापित करने की बात की गई कि हम सभी भारत के लोग एक हैं। हम सभी भारत के लोग एक हैं, हम सभी आपस में भाई भाई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी एक भाई हैं। एक भाईचारा स्थापित करने की बात की गई है। अब देखिएगा, आप जो प्रस्तावना लगाए हैं, प्रस्तावना यहां पर है, प्रस्तावना यहां पर है। आप देखिए, एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, आप अपने रूम में प्रस्तावना को लिख करके साटिए। अब कहिए क्यों लिख करके साटिए? इसलिए लिख करके साटिए क्योंकि आपके परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है? आपके परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन शब्द प्रस्तावना में है या कौन शब्द प्रस्तावना में नहीं है। अब अगर आपको प्रस्तावना याद रहेगा तब ना जी, प्रस्तावना याद रहेगा तब आप बता पाइएगा कि हां फलना शब्द प्रस्तावना में है और चिलना शब्द प्रस्तावना में नहीं है। तो इसलिए प्रस्तावना को लिख करके साथ लीजिए और याद कर लीजिए। बिहार दरोगा एक्साइज 126 पोस्ट प्रीलिम्स का क्वेश्चन पलट करके देखिएगा, उसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द प्रस्तावना में नहीं है। पूछा गया यह प्रश्न है 126 पोस्ट एक्साइज प्रीलिम्स दरोगा, पूछा गया प्रश्न है। अब यहां पर एक सांस में हम प्रस्तावना पढ़ के सुना देते हैं और फिर आगे देखेंगे। प्रस्तावना पर चर्चा होगा आगे। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह प्रस्तावना है। अब देखिएगा, आप यहां पर गौर कीजिएगा, यहां पर न्याय शब्द है, न्याय। लेकिन न्याय से पहले राजनीतिक शब्द है, आर्थिक शब्द है, सामाजिक शब्द है। तो सामाजिक न्याय 1 हो गया, आर्थिक न्याय 2 हो गया और राजनीतिक न्याय 3 हो गया। यही तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। फिर यहां पर आप देखिए स्वतंत्रता, विचार 1, अभिव्यक्ति 2, विश्वास 3, धर्म 4, उपासना 5। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। फिर समता या समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा 1 और अवसर 2। अवसर, ये बात क्लियर है? तो क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय शब्द का जिक्र है? किस शब्द का जिक्र कितना बार है ये पता चल रहा है आपको? पता चल रहा है ना? चलिए
अब जो आपको ये प्रश्न है, ये जो प्रश्न था, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता और कितने प्रकार के बंधुत्व की चर्चा, ये प्रश्न क्लियर ना जी? अब देखिए, इससे पहला जो प्रश्न था उसको आधा ही बताए थे हम आपको। इससे पहला जो प्रश्न था उसको आधा बताए थे, अब आधा पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 4 देशों से प्रभावित है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस। अमेरिका से इस रूप में कि अमेरिका का अनुसरण करते हुए भारत के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया से भाषा के कारण प्रभावित है। अब देखिए रूस और फ्रांस से कैसे प्रभावित है। देखिए, जैसे आपको भारत के भीतर 1857 का विद्रोह हुआ है, बेल्लौर का सिपाही विद्रोह हुआ है, बैरकपुर का सिपाही विद्रोह हुआ है, उसी प्रकार से रूस के भीतर रूसी क्रांति हुई है। रूस के भीतर रूसी क्रांति हुई है 1917 में। रूस के भीतर रूसी क्रांति हुई है 1917 में। देखिए, जब कोई आंदोलन या क्रांति होता है उसमें कुछ नारे लगाए जाते हैं, कुछ नारे बुलंद होते हैं। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा बुलंद हुआ, उसी प्रकार से रूसी क्रांति के दौरान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का नारा बुलंद हुआ। रूसी क्रांति के दौरान ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का नारा बुलंद हुआ था। तो रूसी क्रांति के दौरान जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का नारा बुलंद हुआ था, उस नारा को ही संविधान की प्रस्तावना में, उस नारा को ही संविधान की प्रस्तावना में संविधान निर्मात्री सदस्यों ने शामिल कर लिया। अर्थात रूसी क्रांति के दौरान जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का नारा दिया गया था उसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया। अर्थात प्रस्तावना रूस से प्रभावित है। उसी प्रकार से फ्रांस के भीतर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांस के भीतर फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। 1789 से लेकर 1799 ईस्वी तक फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, और 1789 से 1799 ईस्वी तक जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उस फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। उस फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। और आप अभी तुरंत प्रस्तावना पढ़े, प्रस्तावना में स्वतंत्रता की चर्चा है, समानता की चर्चा है, बंधुत्व की चर्चा है। ये सब नारा पहली बार फ्रांसीसी क्रांति में दिए गए थे, और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर ही ये तमाम प्रावधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया। क्लियर? तो 4 देश से प्रभावित है, ये बात क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत, कोई किंतु परंतु? इतना बात समझ में आ गया ना? अब इतना बात 1 सेकंड में याद कर ले। ठीक है, 1 सेकंड में याद कर लेते, फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्या हुआ जी? आवाज थी, हे भगवान। चलिए आ जाइए आगे। आइए तो याद कीजिए, तो जल्दी से याद करने के मूड में आ गए। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? किसने रखा? इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कब किया?
उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कब किया? 22 जनवरी 1900। क्लियर? चलिए आगे बताइए। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर क्या बना? आए क्या बना? प्रस्तावना ना। बात क्लियर है? इसके बाद सबसे जब संविधान लागू हो रहा था तो सबसे अंतिम में किसको लागू किया? किसको? किसको? प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर कितने देशों का प्रभाव? कितने देशों का प्रभाव? कौन कौन? कौन कौन? विश्व का प्रथम देश जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया हो कौन था? कौन था? अमेरिका ना। चलिए ठीक है। प्रस्तावना की भाषा कौन देश से प्रभावित? कौन देश से? ऑस्ट्रेलिया ना। चलिए, रूसी क्रांति कब हुई है? फ्रांसीसी क्रांति। अच्छा, रूसी क्रांति से कौन कौन से शब्द लिए गए? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और रूसी क्रांति से कौन कौन से शब्द लिए गए? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? कितने प्रकार के न्याय की चर्चा? कौन कौन? कौन कौन न्याय? कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा? कितना? 5 ना। कौन कौन? कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा? कौन कौन? कितने प्रकार की समानता की चर्चा? कौन कौन? कौन कौन? प्रतिष्ठा और क्लियर है? बंधुत्व। बंधुत्व, इतना बात याद हो गया ना? अब देखिए, अब आइएगा प्रस्तावना। देखिए, ध्यान दीजिएगा आप। प्रस्तावना, अब अगर बात प्रस्तावना की जाए, प्रस्तावना को लेकर कभी कताल संशय की स्थिति बन गई है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। एक प्रश्न यह है, और दूसरा प्रश्न, प्रस्तावना में संशोधन हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है तो कितनी बार हुआ है? किसने किया है? ये 2 प्रश्न। आगे जो हम आपको यही 2 प्रश्न को डील करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं? दूसरा प्रश्न, प्रस्तावना में संशोधन पर विवरण दे। ये 2 प्रश्न को डील करते हैं। ठीक है, देखिए, आपको 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। पहला नंबर प्रश्न को डील कर रहे हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। देखिए, 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ।
1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने के क्रम में प्रस्तावना को भी लागू किया गया और संविधान लागू होने के समय यह मान्यता थी कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। संविधान लागू होने के समय यह मान्यता थी कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। संविधान 1950 में लागू हुआ है। 1950 से लेकर 1960 तक 1950 से लेकर 1960 तक यह मान्यता रही कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। 1950 से लेकर 1960 तक यह मान्यता रही कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। लेकिन 1960 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। 1960 में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वह जजमेंट बेरुवारी संघवाद 1960 बेरुवारी संघवाद 1960 का जजमेंट है। देखिए बेरुवारी जो है ना वो क्षेत्र हुआ करता था। इस क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपना था, समझ गए। तो बेरुवारी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि इस जजमेंट में यह भी कहा गया जब प्रस्तावना संविधान का अंग है ही नहीं तो संसद प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं कर सकती है। तो बेरुवारी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। संशोधन नहीं कर सकती है। इसके बाद 1967 में 1967 में फिर से सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया गोलकनाथ केस में। गोलकनाथवाद में गोलकनाथवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और यह अपरिवर्तनीय है। गोलकनाथवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को लेकर यह कहा कि प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और यह अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय है। प्रस्तावना को लेकर यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथवाद 1967 में दिया। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट 1973 में आया। 1973 में जिस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वह केस जो है आपको केशवानंद भारतीवाद कहलाता है। केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने सभी निर्णय को पलट दिया और अपने पुराने सभी निर्णय को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसलिए संसद इसमें संशोधन कर सकती है। इसलिए संसद इसमें संशोधन कर सकती। तो गौर से सुनिएगा, आपको एक बार फिर से यह सब बात हम बोल रहे हैं आपको
जो पहला प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कब क्या कहा? एक तो जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो प्रस्तावना को भी लागू किया गया और प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया गया, और 1950 से लेकर 1960 तक यह मान्यता रही प्रस्तावना संविधान का अंग है। लेकिन 1960 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बेरुवारी केस में आया, और बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। इसके बाद गोलखनाथवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और यह अपरिवर्तनीय है। 1973 में केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती। यानी कुल मिलाकर के जो 1960 से लेकर 1973 का समय है, 1960 से लेकर 1973 का समय है, इस समय में विशेष तौर पर यह माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन 1960 से पहले और 1973 के बाद से लेकर अब तक यह मान्यता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद उसमें संशोधन कर सकती है। वर्तमान में क्या माना जाता है? तो वर्तमान में यह माना जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद उसमें संशोधन कर सकती है। यह बात है। अब देखिएगा, आपको जब केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है, तत्पश्चात आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया। लेकिन इसको बताने से पहले अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। अगर वर्तमान संदर्भ में पूछा जाए प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, क्या मानिएगा? है ना? क्लियर। चलिए अब दूसरा प्रश्न पर हम लोग आते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रस्तावना में संशोधन पर विवरण दे। प्रस्तावना में संशोधन पर विवरण दे। प्रस्तावना में संशोधन पर विवरण दे, इस प्रश्न को डील कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा आप, अगर बात हम लोग प्रस्तावना की करें तो जो आपको प्रस्तावना है, प्रस्तावना में अभी तक एकमात्र बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन हुआ है और एकमात्र बार प्रस्तावना में संशोधन किसने किया है? तो संसद ने किया है। देखिए, संविधान के कोई भी प्रावधान हो उसमें संशोधन करने का अधिकार संसद को ही होता है। संविधान के कोई भी प्रावधान हो उसमें संशोधन करने का अधिकार किसे होता है? किसे होता है? संसद को। और प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार किसे है? किसे है? संसद को। तो प्रस्तावना में संशोधन किसने किया है? संसद ने। किसने किया है? संसद ने। संसद ने। और संसद ने प्रस्तावना में संशोधन एकमात्र बार किया है और यह संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976। और प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर हुआ है। प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है, प्रस्तावना में संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर हुआ है और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर प्रस्तावना में संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ है। और
इस संविधान संशोधन के समय जो देश के प्रधानमंत्री हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी, तो प्रस्तावना में संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय हुआ है। और इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे फखरुद्दीन अली अहमद। इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद हुआ करते थे। इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 नए शब्द जोड़े गए। जो 3 नए शब्द जोड़े गए हैं वो है समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 नए शब्द प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। जब ये 3 नए शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए तो कहीं ना कहीं ये बात तो हमें पता चलता है कि ये तीनों शब्द मूल संविधान के प्रस्तावना में नहीं हुआ करता था, तब ना जोड़ा गया जी। मूल संविधान के प्रस्तावना में नहीं करता होगा तब ना ये 3 नए शब्द जोड़े गए। अगर होता तो क्या जोड़ा जाता? तो ये तीनों शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में था? मूल संविधान की प्रस्तावना में था? नहीं था। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन 1900। अब आइए एक बार प्रस्तावना को देखिए। एक बात बताइए, यहां पर आप आइएगा, यह वर्तमान समय का प्रस्तावना है जो यह कहता है हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। एक बात बताइए, वर्तमान समय की प्रस्तावना तो भारत को संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है वर्तमान समय का। लेकिन क्या 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था, क्या 1950 के समय के भारतीय संविधान की प्रस्तावना, क्या 1950 के समय के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द था? पंथ निरपेक्ष नहीं न था। अखंडता नहीं न था। तो एक बात बताइए, मूल संविधान की प्रस्तावना भारत को मूल संविधान की प्रस्तावना भारत को कैसा राष्ट्र घोषित करता है? मूल संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। हाँ या ना? हाँ। मूल संविधान की प्रस्तावना भारत को कैसा राष्ट्र घोषित करता है? बोलिए जोर से। मूल संविधान की प्रस्तावना भारत को कैसा राष्ट्र घोषित करता है? और वर्तमान समय की प्रस्तावना भारत को कैसा राष्ट्र घोषित करता है? क्लियर है? अब ये जो 5 शब्द है इसको याद रखना है, इसका क्रम आपसे पूछा जाता है। इसको याद रखने का ट्रिक है SSPLG। SSP, पहला S से संप्रभुत्व संपन्न, दूसरा S से समाजवाद, P से पंथ निरपेक्ष, L से लोकतंत्र, G से गणराज्य। नोट में SPLG लिखा हुआ है, SSPLG होगा। नोट में एरर है, उसको आप सही कर लीजिएगा। ये जो 5 शब्द है
इस पांच शब्द को के क्रम को आप याद रखिएगा। बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा तो बीपीएससी ने यहां से प्रश्न पूछा है, और बीपीएससी ने यहां से प्रश्न पूछा है, और बीपीएससी ने जो है आपको इन 5 शब्दों का क्रम आपसे पूछा है। डेली टेस्ट सीरीज में भी बार बार बहुत बार दिए हैं हम आपको। तो इन 5 शब्दों के क्रम को याद रखने का ट्रिक है एसएसपी। पहला एस से संप्रभुत्व संपन्न, दूसरा एस से समाजवाद, पी से पंथ निरपेक्ष, एल से लोकतंत्र, जी से क्लियर है। तो एक बात बताइए, क्या हम ये बात कह सकते हैं कि मूल संविधान की प्रस्तावना भारत को संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है? तथा क्या हम ये बात कह सकते हैं वर्तमान समय की संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है? हाँ या ना? हाँ ना? और ये जो 5 शब्द है, इस 5 शब्द को याद रखने का ट्रिक क्या है? एसएसपी क्या है? पहला एस से, दूसरा एस से, टी से, एल से, जी से। ये बात क्लियर हुआ? अब एक बात समझिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। जो केशवानंद भारतीवाद है, जानते हैं ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट भारतीय संविधान तथा भारतीय राज्य व्यवस्था की दिशा और दशा को बदल के रख दिया है। इस जजमेंट में ही केशवानंद भारतीवाद 1973 के जजमेंट में ही सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। संविधान के मूल ढांचा, संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था। बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का प्रस्तुत इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित करते हुए यह कहा, वैसे प्रावधान जो संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं, उसमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकती है। गौर से सुनिएगा, केशवानंद भारती केस 1973 में ही सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, और संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वैसे प्रावधान जो संविधान के मूल ढांचा में आता है, उसमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। अब देखिएगा अनुच्छेद 14 में विधि का शासन है। अनुच्छेद 14 जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार अनुच्छेद 14 संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार अनुच्छेद 14 जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, तो क्या उसमें संसद संशोधन कर सकता है? क्या अनुच्छेद 14 को निरस्त करने का अधिकार भारत की संसद को है? नहीं है। अनुच्छेद 14 को भारत की संसद इसलिए निरस्त नहीं कर सकता है क्योंकि अनुच्छेद 14 संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत आता। उसी प्रकार से प्रस्तावना में, गौर से सुनिएगा, ये जो कुछ बाबा कहता है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हल्ला मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में पंथ निरपेक्षता, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द है, और प्रस्तावना संविधान का अंग है।
और पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है जानते हैं? सीधा और सरल भाषा में कहे तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र उस राष्ट्र को कहा जाता है जिस राष्ट्र में सभी धर्म के लोग एग्जिस्ट करते हो, सभी धर्म के लोग रहते हो, कोई खास एक धर्म का लोग नहीं बल्कि सभी धर्म के लोग रहते हो, वही राष्ट्र पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र इसलिए है क्योंकि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब रहता है। और सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा माना है। तो जो पंथ निरपेक्षता शब्द है ना जी, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है ना जी, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत आता है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत आता है। इसलिए संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री यानी मोदी जी, मोदी जी तक को यह क्षमता नहीं है कि मोदी जी प्रस्तावना से पंथ निरपेक्षता शब्द को हटा दे। अर्थात जब पंथ निरपेक्षता शब्द नहीं हट सकता है, अर्थात भारत हमेशा पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बना रहेगा, अर्थात भारत में हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी रहेंगे, अर्थात भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। यह सब सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। यह हिंदू राष्ट्र कह के अपना रोटी सेक रहा है वो बाबा, जो भी बाबा है, समझ गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो बाबा जो ये बात बोलते हैं, देखिए हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म में आस्था है, सब चीज मानते हैं, समझ गए। बाबा जो कहता है अगर 5 करोड़ हिंदू माथा पर तिलक लगा करके चलने लगे तो भारत अपने आप हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अच्छा, 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ आबादी में क्या 5 करोड़ लोग टीका लगा करके नहीं चलता? चलता ही होगा, समझ गए। सब रोटी सेकता है, वो सब आबा बाबा के चक्कर में मत पड़िए, समझ गए। ठीक है, कथा करता है, कथा सुनिए, अच्छा बात कहता है, ग्रहण कर लीजिए। हिंदू राष्ट्र के चक्कर में जो है आप मत पड़िए। हिंदू राष्ट्र भारत कभी बनने वाला नहीं है। मोदी जी को क्षमते नहीं है तो बाबा कौन खेत का मूली है, समझिएगा। जबकि मोदी जी अभी देश ही नहीं पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ नेता में मोदी जी की गिनती आती है। इतना बहुमत है, 303 गो सीट लोकसभा में है, समझ गए। तो मोदी जी तो कर ही नहीं सकते हैं, दूसरा का तो छोड़िए, समझे। अब आगे आइएगा आप। तो जो 2 प्रश्न हम आपको बोले थे, दोनों प्रश्न क्लियर हो ना गया जी? यहां तक क्लियर है? अब यहां से आगे बढ़े ना, चलिए। उससे पहले थोड़ा याद कर लेते। अरे रुकिए ना महाराज, बताइए, वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अंग है? प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? हाँ, कौन कर सकता? संसद। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? क्लियर? चलिए एक बात बताइए, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? हाँ? किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? हाँ? बेरुआरी ना। और किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना में संसद संशोधन नहीं कर सकता? प्रस्तावना में संसद संशोधन नहीं कर सकता। आए? क्लियर है? अच्छा, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है?
और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। आए किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है? प्रस्तावना में संसद संशोधन कर सकती है। क्लियर है ये बात? एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती है? देरू किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है? आए क्लियर? और प्रस्तावना में आज तक संशोधन हुआ है? हुआ है? हाँ या ना? हाँ। कितनी बार? कितनी बार? कौन सा संविधान 42वां संविधान संशोधन 1900? उस समय देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कितने नए शब्द जोड़े गए? कितने नए शब्द? कौन कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और क्या पंथ निरपेक्षता शब्द को संसद प्रस्तावना से हटा सकती है? नहीं ना। क्यों नहीं हटा सकती? क्योंकि पंथ निरपेक्षता शब्द संविधान की मूल ढांचा में आता। पंथ निरपेक्षता शब्द को संसद क्यों नहीं हटा सकता है? क्योंकि यह शब्द मूल ढांचा में आता। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस वाद में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत? केशवानंद। इतना बात क्लियर है? अब आगे आइएगा। नहीं पढ़िएगा? अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। सुनिए, हल्ला नहीं करना है। इतना बात समझ में आया? एक मिनट, क्वेश्चन पूछ रहा। हाँ जी, सर्वोच्च न्यायालय बदल सकता है। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय कुछ भी कर सकता है। मूल ढांचा में किसी भी नए प्रावधान को जोड़ भी सकता है, किसी भी प्रावधान को हटा भी सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। चलिए अब सुनिए, इसके बाद अब देखिए प्रस्तावना में जो है दो चीज और है। क्या क्या पता है? शब्द का अर्थ, जैसे संप्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। शब्द का अर्थ। और एक प्रस्तावना को लेकर अलग अलग विद्वान ने अलग अलग प्रकार की अपनी राय प्रकट की है। तो प्रस्तावना को लेकर अलग अलग विद्वानों की जो अलग अलग राय है, कम से कम इतना जान लीजिए, ठीक है? फिर छोड़ देंगे है? क्योंकि ये देखिए आज भी बता देते हैं, उस रोज भी आएंगे तो बता देंगे, क्योंकि ये पूछा जाता है। ऐसे पूछा तो हर कुछ जाता है, समझ गए? देखिए तो समझिएगा, अगर प्रस्तावना की आप बात करेंगे तो प्रस्तावना पर कई सारे विद्वानों ने अपना राय प्रकट किया है। जैसे एक विद्वान है एन ए पालकीवाला। एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। तो एक विद्वान है, उसका नाम है एन ए पालकीवाला। क्या नाम है? एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। फिर आपको एक विद्वान है पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव। इस संविधान सभा में जो 299 सदस्य हुआ करता था ना, उसी 299 सदस्य में से एक थे पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव। पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव ने प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है।
प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। फिर आपको एक विद्वान हुआ करते थे अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा। क्या कहा? कुंजी नोट। कुंजी नोट कहा। कुंजी नोट कहा। फिर आपको एक विद्वान हुआ करते थे, उसका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इन्होंने प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, वो वैसा ही है जैसे अमेरिका के स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना की तुलना अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र से। अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र से मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने किया। फिर एक विद्वान हुआ करता था सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को लेकर यह कहा कि यह हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। दीर्घकालीन सपनों का विचार है। सपनों का विचार है। फिर आपको एक विद्वान हुआ करता था के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने यह कहा, यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। भविष्य फल है। देखिए, बताने के लिए ये सारे विद्वानों का स्टेटमेंट हमने आपको बताया है, लेकिन इसमें से दो विद्वान का स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है जिसके परीक्षा में पूछने की संभावना है। एक है अय्यर, दूसरा है के.एम. मुंशी। एक है अय्यर और दूसरा है के.एम. तो अब प्रस्तावना पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही है। इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। जैसे हम याद रखे हुए हैं वैसे ही आपको भी याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो इसको 2 बार 3 बार बोल करके याद करते हैं। ठीक है, आइए। एने पालकी वाला ने क्या कहा? एने पालकी वाला ने पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव ने पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव ने अर्नेस्ट बार्कर ने हिदायतुल्लाह ने सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने के.एम. मुंशी ने बताइए किसने यह कहा यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है? किसने कहा यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है? किसने? यह हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यह हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान है। अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र कुंजी नोट है। कुंजी नोट है। संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। संविधान का परिचय पत्र है। चलिए अब आगे सुनिएगा, 1 मिनट। टेलीग्राम पे क्वेश्चन बैंक का होमवर्क सीरीज गूगल फॉर्म पे चल रहा है, देख रहे हैं? उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कीजिए, समझ गए? और कल से मेरा क्लास रेगुलर होगा, हर बैच में जैसे चलता था वैसे।